नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है ममता। सूरज की अंतिम सुनहरी किरणें शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों को पार करके आनंद निवास नामक उस बड़े घर की बालकनी पर धीरे धीरे उतर रही थीं। बाहर से देखने में घर किसी सपने जैसा लगता था। चमचमाती टाइलें, ऊंची छतें, फूलों से सजी बालकनी, लेकिन अंदर की हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक चीर जाती थी। ये ठंडक प्यार की कमी से नहीं, बल्कि दबी हुई नफरत और अनकही पीड़ा से पैदा हुई थी। रसोई से उठती पनीर पकौड़ों की महक इतनी घनी और लुभावनी थी कि पूरे घर के कोनों में फैलकर हर किसी को ललचा रही थी। सुनहरे कुरकुरे पकौड़े जिनके ऊपर लाल मिर्च और धनिया की चमक थी, अंदर से गरम गरम पनीर का नरम लावा बह रहा था। वो महक ऐसी थी जैसे कोई पुरानी याद अचानक जीवित हो उठी हो। वो याद जिसमें माँ के हाथों का स्पर्श, दादी की हंसी और घर की रौनक सब शामिल थे। लेकिन आज वो महक सिर्फ दर्द को और गहरा कर रही थी। आराध्या, महज 8 साल की नन्ही बच्ची, अपनी छोटी थाली के सामने बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पकौड़ों पर टिकी थीं, लेकिन उनमें भूख से ज्यादा एक गहरी उदासी थी। उसका छोटा सा दिल दादी सरोज के लिए धड़क रहा था। दादी, जो घर के सबसे कोने वाले कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। एक ऐसा कमरा जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था, जहां सूरज की किरणें भी शायद डर कर नहीं पहुंचती थीं। आराध्या को याद आया कि सुबह से दादी ने एक घूंट पानी भी नहीं पिया होगा। उनकी कमजोर हड्डियां, झुर्रियों से भरा चेहरा और वो फीकी मुस्कान जो सिर्फ पोती को देखकर थोड़ी चमक उठती थी, ये सब आराध्या के मन में बार बार घूम रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई, छोटे छोटे हाथों से थाली थामे माँ प्रिया की ओर मुड़ी। प्रिया रसोई में खड़ी थी, लाल साड़ी में सजी, बालों में गजरा, चेहरे पर जन्मदिन की चमक, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सख्ती थी जो आराध्या को हमेशा डराती थी। मम्मी, आराध्या की आवाज़ कांप रही थी। ये खुशबू कितनी प्यारी है ना। क्या मैं बस 2-4 पकौड़े दादी माँ को दे आऊं? वो सुबह से कुछ नहीं खाईं, उनका पेट शायद बहुत भूखा होगा। आराध्या की आवाज़ में इतनी मासूमियत थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन प्रिया का चेहरा पल भर में पत्थर हो गया। उसका हाथ जिसमें गर्म करछुल था रुक गया। फिर अचानक जैसे कोई पुराना जख्म फिर से फट पड़ा हो, उसने करछुल को थाली पर इतनी जोर से पटका कि धातु की तीखी आवाज़ घर की दीवारों से टकरा कर लौट आई। आराध्या का छोटा शरीर सिहर उठा। कितनी बार समझाऊं तुझे? प्रिया की आवाज़ गरज उठी, आंखों में आग। मेरा दिमाग खराब मत कर। मैंने ये सब मेहनत, ये सारा पसीना उस बुढ़िया के लिए नहीं बहाया। मेरी कमाई, मेरी मेहनत सिर्फ बोझ ढोने वालों पर बर्बाद करने के लिए नहीं है। शब्दों में इतनी जहरीली कड़वाहट थी कि आराध्या की आंखें भर आईं। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क पड़ा। वो पीछे हट गई। प्रिया का गुस्सा अभी थमा नहीं था। उसने उंगली उठाई, आवाज और तेज कर दी। एक शब्द भी मत बोलना अब। चुपचाप बैठ और खा। और अगर तूने फिर से उस अभागिन का साथ दिया तो याद रखना, मैं तुझे भी उसी सीलन भरे कमरे में बंद कर दूंगी। भूखी प्यासी उसी के पास बैठी रहना। देखूंगी तब तेरा क्या हाल होता है। आराध्या का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। वो धीरे से अपनी जगह पर दुबक गई। उसने थाली की ओर देखा। पकौड़े अब भी गर्म थे, लेकिन उनका स्वाद कड़वा हो चुका था। हर निवाला गले में अटक रहा था, जैसे कोई पत्थर निगल रही हो। आंसू चुपके चुपके गिर रहे थे, थाली में टपक रहे थे। वो सोच रही थी दादी अभी भी भूखी होंगी, उनकी कमजोर हथेलियां शायद अभी भी खाली होंगी। घर कितना बड़ा था, चमचता हुआ, लेकिन आराध्या के लिए ये एक खाली महल था। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, पड़ोस में भी कोई दोस्त नहीं। उसके बचपन की सारी हंसी, सारे खेल, सारी कहानियां सब दादी के छोटे कमरे में सिमटी हुई थीं। दादी ही उसकी दुनिया थी। जब माँ डांटती, पापा काम पर होते, तब आराध्या चुपके से दादी के पास जाती। दादी पुरानी कहानियां सुनाती, राजकुमारियों की, जादुई पक्षियों की और कभी कभी अपनी जवानी की। उनकी झुर्रियों वाली हथेली आराध्या के सिर पर रखकर वे कहती, मेरी रानी, तू कभी अकेली नहीं रहेगी, दादी हमेशा तेरे साथ है। लेकिन आज वो साथ भी छिनता जा रहा था। प्रिया का मन एक पुराने जहर से भरा था। सालों पहले उसका पहला बच्चा, एक मासूम बेटा, जन्म के कुछ दिन बाद चला गया था। उस दर्द को सहन करने की बजाय प्रिया ने सारा इल्जाम सरोज पर डाल दिया। उनकी काली नज़र ने मेरे बच्चे को खा लिया। ये बात उसके दिल में पत्थर की तरह जम गई थी। अब हर बार जब आराध्या दादी के पास जाती, प्रिया को लगता कि कहीं उसकी बेटी पर भी वही अभिशाप न उतर आए।
वो डर, वो वहम उसे इतना कठोर बना चुका था कि वो अपनी ही सास को भूखा रखती, अपमानित करती और पोती को भी उस प्यार से वंचित करती जो हर बच्चे का हक होता है। आज प्रिया का जन्मदिन था। घर सजा था, फूल, लाइटें, मीठी खुशबू। वो आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। लाल साड़ी, सोने की चूड़ियां, होठों पर हल्की मुस्कान। मेहमान आने वाले थे, उसकी नई नई रईस सहेलियां, जिन्हें वो अपने घर की शान दिखाना चाहती थी। लेकिन सरोज के लिए प्रिया ने पुरानी स्टील की टूटी थाली निकाली। उसमें बस थोड़ी सी पतली दाल, 2 सूखी रोटियां, जैसे कोई मजबूरी में दे रही हो। आराध्या, प्रिया ने पुकारा, ये थाली ले जा, उस बुढ़िया को दे आ, कहना आज यही बना है, चुपचाप खा ले। आराध्या ने थाली थामी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। माँ की चमकती साड़ी और दादी की सूखी रोटियों का फर्क उसके छोटे दिल को चीर रहा था। वो धीरे धीरे दादी के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में ठंड थी, सीलन थी और एक गहरी खामोशी। सरोज बिस्तर पर बैठी थीं। उनकी आंखें धुंधलीं, लेकिन पोती की आवाज सुनते ही चेहरा खिल उठा। दादी माँ, आराध्या की आवाज भर आई, मैं आपके लिए खाना लाई हूं, गरम है, जल्दी खा लीजिए। सरोज ने कांपते हाथ फैलाए। आजा मेरी लाडली, आजा मेरी रानी, कितनी देर से तेरी राह देख रही थी। आराध्या का मन लिपटने को हुआ, लेकिन माँ की धमकी याद आई। वो 2 कदम पीछे हट गई। नहीं दादी, मम्मी ने मना किया है, अगर मैं आपके पास बैठी तो वो मुझे भी बंद कर देंगी। सरोज की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने थाली देखी, सूखी रोटियां, पतली दाल। उनकी भूख जैसे दर्द में बदल गई। बेटा, पकौड़ों की खुशबू आ रही थी ना, क्या एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं? आराध्या का गला रुंध गया। मम्मी ने मना कर दिया, वो कह रही थी मेहमानों के लिए हैं, घर के बाकी लोगों के लिए नहीं। सरोज ने एक लंबी ठंडी आह धरी। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने पोती के सामने कमजोरी नहीं दिखाई। आराध्या ने दादी का दर्द देखा तो उसका दिल फटने लगा। उसने उत्साह दिखाने की कोशिश की। दादी, वे पकौड़े कितने कुरकुरे थे, मम्मी के हाथ का जादू है, ऊपर से चटपटे, अंदर से गरम, मैंने खाया तो मजा आ गया। सरोज की सूखी जीभ पर अनचाहे पानी आ गया। वो रोटी को दाल में भिगोकर खाने लगी, लेकिन हर निवाला उनके गले में अटक रहा था। उनकी आंखों में वो दबी हुई तड़प आराध्या के दिल को छलनी कर रही थी। आराध्या ने धीरे से कहा, दादी, अगर रात को कुछ बच गए तो मैं चुपके से जरूर लाऊंगी। सरोज ने बस मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कान में अब दर्द ज्यादा था। आराध्या बाहर निकली तो उसका छोटा दिल रो रहा था। वो सोच रही थी, क्यों माँ इतनी सख्त है, क्यों दादी को इतना दुख, क्यों ये घर बाहर से चमकता है लेकिन अंदर से टूट रहा है। आराध्या दादी सरोज के कमरे से निकलकर धीरे धीरे गलियारे में चल रही थी। उसके छोटे पैरों की थपथपाहट घर की चुप्पी में गूंज रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी दादी के कमरे में ही अटका हुआ था। दादी की वो आखिरी मुस्कान जो दर्द छिपाकर निकली थी, आराध्या के दिल में चुभ रही थी। रोटी के सूखे टुकड़े दादी के मुंह में जाते देखकर उसका गला रुंध गया था। दादी को कितनी भूख लगी होगी, वो मन ही मन सोच रही थी। और मैं कुछ नहीं कर पाई। रसोई के पास पहुंचते ही प्रिया की तीखी आवाज हॉल से आई, आराध्या, क्या उस बुढ़िया का पेट भर गया? जो रोटियां दी थी सब खा ली या अभी भी नखरे कर रही है? आराध्या का दिल जोर से धड़का। वो जानती थी कि अगर सच बता दिया तो माँ का गुस्सा फिर भड़क जाएगा। उसने गहरी सांस ली और आवाज को जितना हो सके सामान्य रखने की कोशिश की। हाँ मम्मी, उन्होंने खा लिया है, सब खत्म कर लिया। प्रिया ने बिना नजर हटाए टीवी से कहा। अच्छा, अब इधर आ। आराध्या धीरे से पास गई। प्रिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन वो स्पर्श प्यार से ज्यादा कब्जे जैसा लग रहा था। तेरे पापा आज जल्दी आने वाले हैं, जन्मदिन की पार्टी है, तुझे पता है ना तेरे लिए क्या ला रहे हैं? आराध्या की आंखें चमकी। गुड़िया, बड़ी वाली? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बहुत बड़ी, रेशमी बालों वाली, आंखें झपकाने वाली, तेरी सबसे अच्छी सहेली बनेगी। आराध्या का चेहरा खिल उठा। एक पल के लिए दादी का दर्द पीछे छूट गया, लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल उठा। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, मम्मी, मेरे लिए इतनी बड़ी गुड़िया, तो दादी माँ के लिए पापा क्या ला रहे हैं? आज आपका जन्मदिन है, क्या दादी को भी कुछ नहीं मिलेगा? नई साड़ी या कुछ? प्रिया का हाथ रुक गया, मुस्कान गायब हो गई, उसका चेहरा सख्त हो गया।
उसने आराध्या का हाथ झटके से छोड़ा और तीखे स्वर में कहा, फिर वही बुढ़िया की बात? उन्हें उपहार की क्या जरूरत? क्या वो पार्टी में जाएंगी? क्या उनके कोई दोस्त आने वाले हैं? उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही उनका सबसे बड़ा तोहफा है। आराध्या सन्न रह गई। प्रिया ने और जोर से कहा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते आराध्या, उन जैसी चीजों पर बर्बाद करना बेवकूफी है। उनका जीवन अब बस घर की 4 दीवारों तक सिमट गया है। उन्हें सजने संवरने की क्या जरूरत? अब दोबारा ऐसा फालतू सवाल मत करना, वरना तेरी गुड़िया भी वापस करवा दूंगी। आराध्या का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वो चुपचाप खड़ी रह गई। उसके मन में सवाल घूम रहे थे। माँ मुझे इतना प्यार करती है, फिर दादी से इतनी नफरत क्यों? क्या दादी ने सच में कुछ गलत किया है? तभी बाहर गाड़ी की आवाज आई। विक्रम घर लौट आए थे। आराध्या दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। विक्रम ने थके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और उसे हवा में उछालकर गोद में लिया। देख मेरी राजकुमारी, जैसा वादा किया था वैसा किया। शहर की सबसे सुंदर गुड़िया तेरे लिए। आराध्या ने गुड़िया देखी तो सारी उदासी भूल गई। विक्रम ने प्रिया की ओर थैले बढ़ाए। शेफाली, आज तुम्हारा दिन है। 2 कीमती रेशमी साड़ियां लाया हूं, एक तुम्हारे लिए, दूसरी माँ के लिए। सोचा आज के दिन माँ को भी कुछ नया पहनाकर उनका आशीर्वाद लूं। प्रिया का चेहरा बदल गया, रंग उड़ गया। उसने थैले मेज पर पटक दिए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है विक्रम? उस बुढ़िया को इस उम्र में रेशमी साड़ी की क्या जरूरत? क्या वो कहीं बाहर घूमने वाली हैं? उनके पास पुरानी साड़ियां भरी पड़ी हैं, वही काफी हैं। विक्रम स्तब्ध रह गए। प्रिया का गुस्सा बढ़ता गया। हमारी कमाई उन्नति मतलब आराध्या के भविष्य के लिए बचानी है, ना कि फालतू चीजों पर बहानी। उस बुढ़िया को घर में ही रहना है, बाहर की दुनिया देखनी नहीं। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। वो धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, बस प्रिया, बहुत हो गया। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो कोई बुढ़िया नहीं, वो मेरी माँ है, जिसने मुझे पाला, मेहनत की, अपनी खुशियां मारी ताकि आज मैं तुम दोनों को सुख दे सकूं। इस घर की हर ईंट, हर सुख उनके त्याग का नतीजा है। तुम्हें उनकी जगह माँ मानना चाहिए था, लेकिन तुमने उन्हें दुश्मन बना लिया। प्रिया और उग्र हो गई। उसने अब शब्दों की बौछार शुरू कर दी, सरोज के चरित्र पर, उनके बोझ होने पर, घर की बर्बादी पर। विक्रम का धैर्य टूट गया। उसने दीवार पर मुक्का मारा और दहाड़ा, बस, एक शब्द भी नहीं। अगर आज के बाद मेरी माँ के खिलाफ तुम्हारी जुबान से एक गलत लफ्ज निकला तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब फैसला साफ है, इस घर में या तो मेरी माँ रहेंगी या तुम। अगर उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं तो तुम जा सकती हो। मैं अपनी माँ को उनके ही घर में बेसहारा नहीं छोड़ सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिया सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि विक्रम इतना सख्त हो सकता है। उसने बैग निकाला, कपड़े ठूंसे और जाते जाते आराध्या का हाथ पकड़ा। चल मेरे साथ, यहां अब जैसों के लिए जगह नहीं। लेकिन आराध्या ने हाथ छुड़ाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज दृढ़। नहीं मम्मी, मैं दादी माँ के पास रहूंगी। आप मुझे बंद करने की धमकी देती हैं, लेकिन दादी कहानियां सुनाती हैं, प्यार करती हैं। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। अपनी बेटी का ये फैसला उसके अहंकार पर सबसे गहरी चोट थी। वो बिना कुछ कहे घर से निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ, जैसे परिवार का एक हिस्सा हमेशा के लिए टूट गया हो। आराध्या रोते हुए दादी के कमरे में भागी। सरोज ने देखा तो समझ गई कुछ गड़बड़ है, लेकिन आराध्या ने कुछ नहीं कहा, बस लिपट कर रोने लगी। सरोज ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ मेरी रानी, क्यों रो रही है? आराध्या ने सिसकते हुए कहा, मम्मी चली गईं, आपकी वजह से। सरोज का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी वजह से? मेरी उम्र में भी मेरे कारण मेरा बेटा का घर उजड़ गया? उन्होंने खुद को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। खाना पीना छोड़ दिया। विक्रम ने बहुत मनाया, लेकिन सरोज बस यही कहती, मैं अभागिन हूं, मेरे कारण तेरा घर सूना हो गया। विक्रम का दिल टूट रहा था। वो प्रिया को बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। विक्रम बैल्कनी में बैठे थे, सिगरेट के धुएं में खोए हुए। उन्हें याद आ रहा था प्रिया से पहली मुलाकात, कॉलेज के दिन, पहला प्रपोजल, शादी की वो रात जब प्रिया ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ हर सुख दुख में रहूंगी। लेकिन आज वही औरत उनकी माँ को बोझ कह रही थी। उधर सरोज के कमरे में आराध्या सो गई थी, दादी की गोद में। सरोज जाग रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। वे सोच रही थीं, काश मैं चली जाऊं तो मेरा बेटा खुश रह सके। लेकिन दिल नहीं मान रहा था।
पोती की सांसें सुनकर उन्हें थोड़ा सुकून मिल रहा था। रसोई में बचे पकौड़े ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन उनकी महक अभी भी घर में तैर रही थी, जैसे याद दिला रही हो कि खुशियां कितनी नाजुक होती हैं और एक छोटी सी भूख, एक छोटा सा विद्रोह कितना बड़ा तूफान ला सकता है। आराध्या ने आधी नींद में करवट ली। उसके सपने में दादी हंस रही थीं और हाथ में गरम पकौड़े थे, लेकिन जागते ही हकीकत याद आई। माँ चली गईं, दादी रो रही हैं और पापा अकेले बालकनी में बैठे हैं। ये छोटा विद्रोह, आराध्या का दादी के लिए पकौड़े चुराना, माँ से बहस करना, दादी के साथ रहने का फैसला घर की नींव हिला चुका था। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, जो दरारें पहले छिपी थीं अब खुलकर सामने आ चुकी थीं, और इन दरारों को भरना इतना आसान नहीं था। दादी सरोज ने आराध्या के आंसू पोंछे और बोली, बेटा क्या हुआ, मुझे पूरी बात बताओ। आराध्या ने पूरी बात बतानी शुरू करी। उस वक्त प्रिया के मुंह से निकले अपशब्द विक्रम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। हर शब्द एक जहर की बूंद था जो उनके दिल को धीरे धीरे जला रहा था। विक्रम का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर सफेद पड़ गया। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन गुस्से से कांप रही थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और आवाज को दबाकर कहा, बस प्रिया, बहुत हो गया। तुम किसके बारे में बोल रही हो? क्या तुम्हें होश है? वो कोई बुढ़िया या बोझ नहीं है, वो मेरी जननी है, मेरी माँ है, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं तुम्हारे और आराध्या के सारे शौक पूरे कर सकूं। विक्रम की आवाज में एक भारीपन था जो उनकी अंतरात्मा की पीड़ा को दर्शा रहा था। उन्होंने आगे कहा, आज हम जिस छत के नीचे खड़े हैं और जो ऐशो आराम तुम भोग रही हो, वो सब उन्हीं के त्याग, उनकी बरसों की कड़ी मेहनत और अपनी खुशियों को मारकर की गई एक एक पाई की बचत का नतीजा है। वो तुम्हारे लिए भी माँ के समान होनी चाहिए थी, पर तुमने तो उन्हें पराया भी नहीं बल्कि दुश्मन समझ लिया है। विक्रम के ये शब्द प्रिया के अहंकार को और चोट पहुंचा रहे थे। वो शांत होने या गलती मानने के बजाय और उग्र हो गई। उसके भीतर जैसे कोई पुराना बांध टूट पड़ा हो। वो चिल्लाई, तुम्हें क्या पता मेरे दर्द का? तुम्हारी माँ ने मेरे बच्चे को अपनी काली नजर से मार डाला था। वो अभागिन है और इस घर में रहकर सबको अभागा बना रही है। मैंने इतने साल सहा, पर अब और नहीं। विक्रम का धैर्य अब अंतिम सीमा पर था। उन्होंने मुट्ठियां भींची और कमरे की दीवारों को कंपा देने वाली आवाज में दहाड़ा, बस, अब एक शब्द भी नहीं प्रिया, अपनी जुबान पर लगाम लगा लो। खबरदार, अगर आज के बाद मेरी माँ के सम्मान के खिलाफ तुम्हारी गंदी जुबान से एक भी गलत लफ्ज निकला तो याद रखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुमने आज उस औरत का अपमान किया है जिसने मुझे जीवन दिया है, और मैं ये अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। विक्रम की आंखों में वो दृढ़ता थी जिसे प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने प्रिया की ओर एक कदम बढ़ाया और अपना अंतिम फैसला सुना दिया। अब इस घर में समझौतों का वक्त खत्म हो चुका है। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम बदल जाओ, पर तुम्हारी नफरत की जड़ें बहुत गहरी हैं। अब सीधी बात है, इस घर की दहलीज के भीतर या तो मेरी माँ रहेंगी या तुम। अगर तुम्हें उनकी मौजूदगी से इतनी तकलीफ है तो तुम इसी वक्त इस घर को छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अपनी उस बूढ़ी माँ को उनके ही घर में बेसहारा छोड़ने का पाप कभी नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। विक्रम का ये अल्टीमेटम सुनकर प्रिया सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शांत स्वभाव वाला विक्रम अपनी माँ की खातिर उसे घर से जाने को कह देगा। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ आराध्या की सिसकियां तोड़ रही थीं। आराध्या कोने में खड़ी सब सुन रही थी और उसके छोटे दिल में डर और दुख दोनों थे। प्रिया ने एक पल सोचा, फिर अहंकार ने उसे फिर से कब्जा कर लिया। उसने अलमारी खोली, कुछ कपड़े झटके से निकाले और एक छोटे बैग में ठूंसने लगी। ठीक है विक्रम, अगर तुम्हें उस बुढ़िया के आगे अपनी पत्नी की कोई कद्र नहीं तो मैं भी इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। जा रही हूं मैं अपने मायके, और याद रखना, अब मैं तभी लौटूंगी जब वो औरत इस घर से बाहर होगी। प्रिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए बैग उठाया। जाते जाते वो आराध्या की ओर मुड़ी और उसका हाथ झटक कर पकड़ते हुए कहा, आराध्या, चल मेरे साथ। यहाँ अब जैसों के लिए कोई जगह नहीं। उठ और अभी इसी वक्त मेरे साथ चल। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी उसके पीछे चली आएगी, लेकिन जो जवाब मिला उसने प्रिया के पैरों तले से जमीन खिसका दी। आराध्या ने अपना हाथ माँ की पकड़ से धीरे से छुड़ाया और रोती हुई आंखों के बावजूद दृढ़ता से कहा, नहीं मम्मी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। आप तो मुझे हमेशा कमरे में बंद करने की धमकी देती हो, पर दादी माँ मुझे कहानियां सुनाती हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अपनी ही बेटी के मुंह से ये तिरस्कार सुनकर प्रिया सन्न रह गई।
उसकी अपनी संतान ने उसके अहंकार के बजाय दादी की ममता को चुना था। अपमान और गुस्से की आग में जलती हुई प्रिया ने आराध्या को एक आखिरी नफरत भरी नजर से देखा और बिना पीछे मुड़े पैर पटकती हुई घर की दहलीज पार कर गई। मुख्य दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ, जो प्रिया के अहंकार और बिखरते परिवार की गूंज थी। वो अंधेरी रात में अकेले निकल गई, पीछे छोड़कर एक रोती हुई बेटी और एक टूटा हुआ घर। आराध्या ने रोते हुए अपनी दादी को पूरी बात बता डाली। सरोज जी सारी बात सुनकर अपना माथा पकड़कर बैठ गईं। इधर विक्रम दीवार के सहारे खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार सोच रहे थे कि क्या ये वही प्रिया है जिससे उन्होंने प्यार किया था? क्या ये वही औरत है जिसने 7 फेरों में वादा किया था कि हमेशा साथ निभाएगी? अगले 2 दिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। सरोज का मन पूरी सच्चाई जानकर कि उनकी बहू ने उनके कारण ही अपना सुहाग का घर छोड़ दिया है, उनका बूढ़ा हृदय जैसे बैठ गया। विक्रम ने उन्हें बहुत सांत्वना दी, पर सरोज के कानों में बस प्रिया के आखिरी शब्द और घर के टूटने की आहट गूंज रही थी। सरोज, जिन्होंने पूरी उम्र परिवार को जोड़ने में बिताई थी, आज खुद को ही विनाश का अपराधी मानने लगी। उन्होंने भारी मन से अन्न की थाली दूर सरका दी और पानी की एक बूंद तक पीने से इनकार कर दिया। विक्रम के बार बार आग्रह पर वे रोते हुए बस यही कहती, बेटा मेरी उम्र तो अब मुट्ठी भर बची है, पर तेरी गृहस्थी तो अभी पूरी खिलनी बाकी थी। मेरे जैसे पुराने पेड़ की खातिर तूने अपनी लहलहाती बगिया को क्यों उजाड़ दिया? मैं ही अभागिन हूं जो आज मेरी वजह से तेरा घर सूना हो गया। यही एक माँ की महानता है। प्रिया ने उन्हें नफरत दी, अपमानित किया, भूखा रखा, लेकिन उनके हृदय में बहू के लिए रत्ती भर भी मैल नहीं था। उनकी ममता इतनी विशाल थी कि वे प्रिया के सारे दुर्व्यवहार को भूलकर उसके घर लौटने की दुआएं मांगने लगीं। वे निढाल होकर बिस्तर पर पड़ी अपनी धुंधली आंखों से बस दरवाजे को तकती रहतीं, मानो कह रही हूं कि बहू लौट आए तो वे खुद कहीं दूर चली जाएंगी, ताकि फिर कभी कोई कलह न हो। उनकी गिरती हुई सेहत और अन्न जल का त्याग विक्रम और आराध्या के लिए नई चिंता बन गया था। घर की खामोशी विक्रम को काटने को दौड़ रही थी। उन्होंने पिछले 2 दिनों में अनगिनत बार प्रिया का नंबर मिलाया था। हर बार फोन की घंटी बजती और विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो जाती कि शायद इस बार वो फोन उठाएगी, शायद उसकी ममता जाग जाएगी, या शायद वो अपनी गलती मान लेगी। लेकिन हर बार दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। प्रिया का अहंकार उसके वैवाहिक दायित्वों से कहीं बड़ा साबित हो रहा था। हार मानकर विक्रम बैल्कनी की कुर्सी पर ढह गए और शून्य में ताकने लगे। रात का सन्नाटा गहरा रहा था और विक्रम के मन में यादों और सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। वे रह रहकर बस यही सोच रहे थे कि आखिर वो प्रिया, जिसे उन्होंने अपना जीवन साथी चुना था, इतनी निष्ठुर कैसे हो गई। उन्हें वे दिन याद आए जब उनकी शादी हुई थी। अग्नि के सामने 7 फेरे लेते समय प्रिया ने वादा किया था कि वो विक्रम के सुख दुख की संगनी बनेगी, उसके परिवार को अपना मानकर सींचेगी। साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाने वाली वही औरत आज एक बूढ़ी माँ के अस्तित्व को ही मिटा देने पर तुली थी। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि प्यार और नफरत के बीच की लकीर इतनी धुंधली कब हो गई। क्या एक रेशमी साड़ी और एक पकौड़े की कीमत उनके 7 सालों के रिश्ते से बढ़कर थी? बैल्कनी की ठंडी हवा ने जैसे विक्रम को वर्तमान की कड़वाहट से खींचकर सुनहरे अतीत के गलियारों में धकेल दिया। आंखें मूंदते ही उनके सामने कॉलेज के वे हसीन दिन किसी फिल्म की रील की तरह घूमने लगे। उन्हें याद आया वो दिन जब उन्होंने पहली बार प्रिया को देखा था। उस समय वे उनके लिए महज एक अजनबी चेहरा थी, लेकिन उस चेहरे में कुछ तो ऐसा था जिसने विक्रम की दुनिया थाम दी थी। उसका वो मासूम और भोला सा मुखड़ा, वे चंचल हिरनी जैसी आंखें जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती थीं, और उसका वो शांत स्वभाव। प्रिया उस समय किसी बहती हुई शीतल नदी की तरह थी, जो सबके दुखों को समेट लेती थी और दूसरों की खुशी के लिए खुद को समर्पित कर देती थी। विक्रम के मन में वो दृश्य आज भी ताज़ा था, जब उन्होंने भीड़ के बीच समाज के डर और लोकलाज की परवाह किए बिना अपनी धड़कनों को आवाज़ दी थी और प्रिया को प्रपोज किया था। प्रिया भी उनके इस बेबाक साहस और निष्कपट प्रेम को देखकर दंग रह गई थी, और अपनी झुकी हुई पलकों के साथ उसने मौन स्वीकृति दे दी थी। वो दौर कितना बेफिक्र और रूहानी था। उस समय ना तो जिम्मेदारियों का बोझ था, न रिश्तों की ये उलझन, और ना ही ईगो का कोई नामो निशान।
दिन किसी आज़ाद पंछी की उड़ान जैसे थे, जिसकी ना कोई तय राह थी और ना ही कोई कठिन मंजिल। बस एक नीले आसमान जैसा फैला हुआ भविष्य था और साथ में उड़ने का अटूट विश्वास। तब विक्रम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लड़की जो एक घायल चिड़िया को देखकर रो पड़ती थी, एक दिन इतनी पत्थर दिल हो जाएगी कि अपनी ही सास के खाने और सम्मान पर सवाल उठाने लगेगी। अतीत की वो आज़ाद प्रिया और आज की ये जिद्दी प्रिया, दोनों के बीच विक्रम खुद को कहीं खोया हुआ महसूस कर रहे थे। विक्रम की यादों का सिलसिला उस दोपहर पर जाकर ठहर गया जब उनके प्रेम पर पहली बार संकट के बादल छा गए थे। उन्हें आज भी वो मंजर साफ याद है जब प्रिया के पिता ने उन दोनों को साथ देख लिया था। उस वक्त विक्रम का दिल बैठने लगा था और उन्हें लगा था कि अब सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन प्रिया के पिता ने एक महान आदर्श पेश किया था। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी और उसकी पसंद को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से ऊपर रखा। उन्होंने बिना किसी विरोध के बड़े अरमानों के साथ उन दोनों का हाथ एक दूसरे को थमा दिया था। उस वक्त ऐसा लगा था मानो दुनिया की सारी खुशियां उनकी मुट्ठी में सिमट आई हैं। मगर आज उसी अतीत की परछाई विक्रम को कचोट रही थी। वो बैल्कनी की रेलिंग को पकड़े हुए खुद से सवाल कर रहे थे कि जिस रिश्ते की नींव इतने भरोसे और त्याग पर रखी गई थी, वो आज इतनी खोखली कैसे हो गई। जिस विक्रम ने कभी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का डंका बजाया था, आज वो खुद को बेहद लाचार और ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उनकी स्थिति ठीक उस पक्षी जैसी हो गई थी जो कभी ऊंचाइयों में आज़ादी से उड़ता था, लेकिन आज किसी निर्दयी बहेलिये के जहरीले बाणों से बिंधकर लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ा हो। प्रिया के कठोर शब्द और उसकी नफरत ही वे बाण थे जिन्होंने विक्रम के स्वाभिमान और उनके प्रेम को छलनी कर दिया था। वो अपने ही घर में अपनी ही यादों के बीच एक अनाथ की तरह पड़े हुए थे, जिसके पास ना तो उड़ने की शक्ति बची थी और ना ही घावों को भरने का कोई मरहम। विश्वास का वो आसमान अब उनसे छिन चुका था और पीछे रह गई थी तो बस एक अंतहीन तन्हाई। तभी आराध्या की मासूम आवाज आई, पापा पापा, देखिए मम्मी का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। विक्रम हड़बड़ा कर उठे और अपनी धुंधली आंखों को पोंछते हुए आराध्या के हाथ से फोन ले लिया। स्क्रीन पर प्रिया का नाम चमक रहा था। कांपते हाथों से उन्होंने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से प्रिया की वही जानी पहचानी आवाज आई, लेकिन उस आवाज में अब पहले जैसी ममता नहीं, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट और जिद थी। हेलो विक्रम, कैसे हो आप? प्रिया ने औपचारिकता निभाते हुए पूछा। विक्रम ने गला साफ करते हुए संक्षिप्त जवाब दिया, मैं ठीक हूं प्रिया, तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूं विक्रम। मैं अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे आराध्या चाहिए, प्लीज मेरी बेटी मुझे दे दो। विक्रम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में गुहार लगाई, लौट आओ प्रिया, अपने इस घर की वीरानगी को देखो। यहाँ कोई कब से तुम्हारी राह देख रहा है। आराध्या अपनी माँ के लिए तरस रही है और हम सबको तुम्हारी जरूरत है। लौट आओ, सब भूलकर फिर से शुरुआत करते हैं। लेकिन प्रिया का हृदय अब पाषाण हो चुका था। उसने दो टूट शब्दों में अपना फैसला सुना दिया, नहीं विक्रम, अब ये मुमकिन नहीं है। मेरा स्वाभिमान मुझे इजाजत नहीं देता। जब तक आपकी माँ उस घर की दहलीज के भीतर रहेगी, मैं उस घर की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपना आज चाहिए या अपना बीता हुआ कल? तुम्हें माँ चाहिए या अपनी पत्नी? मैं कल सुबह आराध्या को लेने आ रही हूँ, तुम उसे मेरे साथ भेज दोगे ना? विक्रम के पास अब कोई तर्क नहीं बचा था। वो बुरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने लंबी आह भरी और रुंधे हुए गले से कहा, हाँ, ले जाना उसे। अगर वो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो उसे जरूर ले जाना। आखिर वो तुम्हारी भी बेटी है। शायद माँ के पास वो मुझसे ज्यादा खुश रहे। ये कहते कहते विक्रम के शब्द उनके गले में ही घुटकर रह गए। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चौराहे पर खड़े थे। एक तरफ वो माँ थी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया और पाला पोसा, और दूसरी तरफ वो जीवन संगिनी थी जिसके साथ उन्होंने भविष्य के सपने बुने थे। विक्रम को लग रहा था कि उनकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला है, जिसके बाद सदियों तक कोई उजाला नजर नहीं आएगा। उन्हें चुनाव करना था उस अतीत का जो उनकी जड़ें थीं, या उस भविष्य का जो उनकी साख थी। वो मानसिक रूप से इतना बिखर चुके थे कि अब उन्हें हर रास्ता तबाही की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। विक्रम अपनी हथेलियों में मुंह छिपाकर बैठे थे, पर उनकी बंद आंखों के सामने दो एकदम विपरीत तस्वीरें नाच रही थीं।
एक तरफ वो चेहरा था जिसने वक्त की बेरहम मार ने अनगिनत झुर्रियां उकेर दी थीं। उनकी बूढ़ी माँ, उनकी उन धुंधली आंखों में अपने बेटे के लिए एक अधूरी सी उम्मीद और गहरा दर्द छिपा था। वे जड़ें थीं जिन्होंने विक्रम को खड़ा किया था। और दूसरी तरफ उनकी पत्नी प्रिया थी, जिसके साथ उनका भविष्य जुड़ा था, और उनकी नन्ही आराध्या, जो उनके कलेजे का टुकड़ा थी। विक्रम के भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। वो खुद से सवाल कर रहे थे, आखिर वो करते भी तो क्या? एक तरफ फर्ज था तो दूसरी तरफ मोह। उन्हें ना तो अपनी माँ का साथ छोड़ना मंजूर था और ना ही अपनी पत्नी से अलगाव। उन्हें वे दिन याद आए जब उनका घर खुशियों की महक से सराबोर रहता था। तब जिंदगी में दुख शब्द की कोई जगह नहीं थी। हर सुबह एक नई मुस्कान के साथ होती थी। पर आज न जाने किसकी काली नजर लग गई कि उनका वो हंसता खेलता आशियाना, जिसे उन्होंने बड़े अरमानों से सजाया था, आज नर्क से भी बदतर हो चुका था। वो खुद को एक ऐसी कश्ती पर सवार महसूस कर रहे थे जिसके दो पतवार उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रहे थे। माँ का साथ छोड़ना उनकी आत्मा की हत्या करने जैसा था, और प्रिया को खोना अपने भविष्य को अपाहिज बना देना था। वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि ईश्वर ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया जहां हर रास्ता उन्हें लहूलुहान करने वाला था। रात की खामोशी में उनकी सिसकियां और भारी सांसें ही उस कमरे की गूंज बन गई थीं। उन्हें लग रहा था मानो उनके सपनों की चिता उसी के घर के आंगन में जल रही हो। विक्रम के भीतर भावनाओं का सैलाब अपनी चरम सीमा पर था। वो अचानक एक उन्माद की स्थिति में उठे और लड़खड़ाते कदमों से अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़े। कमरे के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि माँ अंधेरे में एक कोमल ज्योति की तरह बैठी उनकी राह तक रही थीं। इससे पहले कि विक्रम अपना भारी मन और भीगे शब्द उनके सामने रख पाते, माँ की ममतामयी और कांपती हुई आवाज गूंजी, क्या हुआ मेरे लाल? इतनी रात को इस तरह व्याकुल क्यों है? कहीं प्रिया का फोन तो नहीं था? क्या मेरी बहू अपनी गलतियों को भूलकर वापस लौट रही है? क्या मेरा उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा? माँ की आंखों में एक ऐसी मासूम उम्मीद थी जिसे देख विक्रम का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने दीवार का सहारा लिया और अपनी सिसकियों को दबाते हुए बोले, हाँ माँ, प्रिया आ रही है, कल सुबह ही आ रही है, पर वो घर बसाने के लिए नहीं आ रही। विक्रम की आवाज में एक गहरा सूनापन था। उन्होंने अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए वो कड़वी सच्चाई उगल दी जिसे वो अब तक छिपाए हुए थे। माँ, वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे नाता तोड़ने आ रही है। वो अपनी जिद और अपने अहंकार की खातिर इस घर को पराया करने आ रही है। और माँ, वो अपनी ममता का वास्ता देकर आराध्या को भी हमसे छीनकर अपने साथ ले जाने वाली है। उसने साफ कह दिया है कि जहां आप रहेंगी वहां वो एक पल भी नहीं रुकेगी। ये कहते हुए विक्रम माँ के पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। माँ का वो चेहरा जो थोड़ी देर पहले उम्मीद से चमक रहा था, अब पत्थर की तरह सफ़ेद पड़ गया। उनके पास शब्द नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी थी जो उस कमरे की दीवारों को चीर रही थी। विक्रम ने सिसकते हुए प्रिया के साथ हुई एक एक कड़वी बात माँ के सामने रख दी। उन्होंने बता दिया कि कैसे प्रिया ने रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर माँ या पत्नी में से एक को चुनने की शर्त रखी है। ये सुनकर उस बेचारी बूढ़ी माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिस आंगन को उन्होंने अपने पसीने से सींचा, जिस बेटे को अपनी धमनियों का रक्त देकर बड़ा किया, आज उसी के घर में उनके रहने से क्लेश होगा। उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की नौबत आ जाएगी। ये सोचकर ही उनकी रूह कांप उठी। कमरे में कुछ पलों के लिए एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे मौत का सन्नाटा भी कम लगे। अंत में माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रखा, अपनी कांपती हुई आंखों से आंसू पोंछे और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने विक्रम की आत्मा को झकझोर दिया। माँ ने धीमी लेकिन अटल आवाज में कहा, बेटा विक्रम, तू परेशान मत हो। अगर मेरे यहाँ रहने से तेरी गृहस्थी उजड़ रही है तो मैं खुशी खुशी वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। मैं अपनी अंतिम सांसें कहीं भी ले लूंगी, पर जीते जी तेरा घर उजड़ते नहीं देख सकती। तू प्रिया को ले आ और मेरी लाडली आराध्या को माँ का प्यार मिलने दे। माँ के मुंह से ये आत्मघाती फैसला सुनकर विक्रम हक्का बक्का रह गए। उनका गला सूख गया और वो चीख उठे, ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप अपने ही खून के घर को छोड़कर पराये आश्रम में एक अनाथ की तरह रहेंगी? क्या मैंने आपको ये दिन दिखाने के लिए पाला था? मैं इतना गिर गया हूं कि अपनी खुशियों की खातिर अपनी जननी को बेघर कर दूं? ये कभी नहीं होगा माँ। विक्रम ने अपना सिर दीवार पर मारते हुए पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए कहा, धिक्कार है मुझ पर माँ। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है।
काश मैंने उस समय आपके अनुभव और आपकी चेतावनी को समझा होता। अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर प्रिया से शादी ही न की होती। यदि मैं उस अंधी मोहब्बत में पागल ना हुआ होता तो आज ये जिल्लत भरी नौबत ही ना आती। मेरी एक गलती ने आज आपको दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। विक्रम की आंखों से बहते आंसू उनके गहरे पछतावे की गवाही दे रहे थे। विक्रम के आक्रोश और पछतावे को सुनकर मां ने अपना कांपता हुआ हाथ उसके सिर पर रखा। उनकी आंखों में विक्रम के प्रति रत्ती भर भी शिकायत नहीं थी, बल्कि एक असीम शांति थी। उन्होंने बड़े धीरज से उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत कह। क्रोध में आकर अपनी जीवन संगिनी के प्रति ऐसे शब्द नहीं बोलते। प्रिया तेरी धर्मपत्नी है, तेरे भविष्य की नींव है और तेरे बच्चे की माँ है। जो रिश्ता 7 फेरों और अग्नि की पवित्रता से बंधा हो, उसे इतनी आसानी से ठुकराया नहीं जाता। उसे जो सही लगा उसने वो किया, पर तू अपनी मर्यादा मत छोड़। माँ ने एक लंबी और ठंडी सांस ली और खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान की ओर देखते हुए अपनी आवाज़ को थोड़ा स्थिर किया। रही बात मेरी, तो बेटा मेरा सूरज तो अब ढलने की कगार पर है। मेरी देह अब जर्जर हो चुकी है और मेरे पास अब जीवन के चंद पन्ने ही शेष बचे हैं। उन पन्नों को मैं किसी वृद्धाश्रम के एकांत में प्रभु का नाम लेकर गुजार लूंगी तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन बेटा, तेरी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। तेरे सामने एक लंबा सफ़र है, आराध्या का भविष्य है और एक पूरा संसार बसाना है। विक्रम अपनी माँ के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस माँ को प्रिया ने बोझ समझा, वही माँ आज उसी प्रिया का घर बचाने के लिए खुद को तिल तिल जलाने को तैयार थी। माँ ने आगे कहा, एक माँ की असली जीत इसमें नहीं कि उसका बेटा उसके पास रहे, बल्कि इसमें है कि उसका बेटा खुश रहे। अगर मेरी विदाई से इस घर में खुशियाँ लौटती हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो बस कल प्रिया को प्यार से गले लगा लेना और आराध्या को उसके आंचल की छांव देना। मेरे आशीर्वाद की पोटली हमेशा तेरे साथ रहेगी। माँ ने विक्रम के आंसुओं को अपने कांपते आंचल से पोंछा और एक फीकी मगर संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, पगले, इतना उदास क्यों होता है? सोच, मेरे जाने के बाद प्रिया ही तेरा एकमात्र सहारा होगी। वही तेरे सुख दुख की साथी बनेगी और तेरे बुढ़ापे की लाठी। आखिर उम्र भर का साथ तो उसी का है। और तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि मैं कहीं बहुत दूर जा रही हूँ? मैं कौन सी ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ? उन्होंने विक्रम का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, जब कभी भी मेरा चेहरा देखने का मन करे या मेरी याद सताए तो बस थोड़ी दूर ही तो जाना होगा। तुम मिलने चला आना। वहाँ वृद्धाश्रम में हर तरह की सुविधा भी तो होगी। नर्सें होंगी, डॉक्टर होंगे जो मेरी इस जर्जर देह का ख्याल रखेंगे। तुझे मेरी सेवा के लिए काम छोड़कर भागना नहीं पड़ेगा। इससे तुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी और प्रिया को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। माँ की बातों में एक ऐसी विवशता और महानता छिपी थी कि विक्रम का हृदय फट रहा था। वे देख रहे थे कि माँ अपनी हर तकलीफ को सुविधा का नाम दे रही थीं, ताकि उनके बेटे के मन पर कोई बोझ न रहे। वे खुद को एक पराई छत के नीचे अनजाने लोगों के बीच धकेलने को तैयार थीं, ताकि उनके बेटे का आशियाना सलामत रहे। माँ ने फिर से दोहराया, देखना विक्रम, मेरी जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। बस तू अपनी गृहस्थी को संभाल लेना। मेरी ममता तुझे वहाँ भी दुआएं देती रहेगी। पूरी रात विक्रम की आंखों में नींद नहीं आई। माँ के अटल फैसले और उनकी निस्वार्थ ममता के आगे आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। माँ ने उन्हें बार बार अपनी खुशी और आराध्या के भविष्य की कसम दी, जिससे विक्रम के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। भारी मन और कांपते हाथों से उन्होंने अपनी ही जननी को उनके ही घर से विदा करने की तैयारी शुरू की। लेकिन इस फैसले के साथ उनका दिल भीतर ही भीतर मर रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि माँ के चले जाने से घर की रूह ही चली जाएगी और जो बचेगा वो सिर्फ एक खोखला महल होगा, जिसमें सुख सुविधाएं तो होंगी लेकिन प्यार की गर्माहट नहीं होगी। ये तूफान अब घर की नींव हिला चुका था और आगे का रास्ता और भी अंधेरा दिख रहा था। लेकिन विक्रम के मन में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी थी कि शायद प्रिया लौट आए और सब ठीक हो जाए। पर हकीकत कुछ और ही कह रही थी कि ये घर अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। पूरी रात वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। कभी कभी सरोज आराध्या के माथे पर हाथ फेरती, कभी विक्रम का हाथ थाम लेती, जैसे आखिरी बार सब कुछ महसूस कर रही हों। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण कमरे में आई, लेकिन घर में कोई रोशनी नहीं थी।
विक्रम ने माँ का पुराना संदूक निकाला, जिसमें उनकी कुछ पुरानी साड़ियाँ, कुछ तस्वीरें और यादों के कुछ टुकड़े थे। जैसे जैसे वे सामान पैक कर रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो वे घर की नींव उखाड़ रहे हों। हर कपड़ा उठाते समय एक याद आती, हर तस्वीर देखते समय आंसू छलक आते। सरोज खामोश खड़ी थीं। वे अपने आंगन को निहार रही थीं, जहां उन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी थी, जहां विक्रम को गोद में उठाकर खेलती थीं, जहां आराध्या की पहली हंसी गूंजी थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द था। विक्रम ने सामान गाड़ी में रखा। आराध्या अभी सो रही थी, शायद इसलिए वो इस भारी विदाई को देख नहीं पाई। रास्ते भर विक्रम की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन सरोज का हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद की तरह टिका रहा, जैसे कह रही हूँ, बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी वृद्धाश्रम के लोहे के गेट पर रुकी। विक्रम का कलेजा फट गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपनी माँ को नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा को वहां छोड़ने आए हों। सरोज ने उतरते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा, शायद इसलिए ताकि उनके आंसू बेटे को और कमजोर न कर दे। वे धीरे धीरे अंदर चली गईं। विक्रम गाड़ी में बैठे रहे, काफी देर तक रोते रहे। फिर धीरे से गाड़ी स्टार्ट की और खाली दिल के साथ घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्हें पता चला कि प्रिया लौट आई है। वो सज धज कर आई थी, जैसे कोई विजय प्राप्त करके लौटी हो। उसके चेहरे पर गुमान था, अब घर में उसका एक छत्र राज होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। वो चहकती हुई अंदर आई, लेकिन उसकी चहक घर के सन्नाटे से टकराकर बिखर गई। विक्रम का चेहरा पथरा हुआ था। वे पहले जैसे हंसमुख नहीं रहे थे। अब वे घंटों बालकनी में बैठे रहते या माँ के खाली कमरे की दीवारों को ताकते रहते। घर में उनकी मौजूदगी अब सिर्फ एक साये की तरह थी। प्रिया ने कई बार उन्हें रिझाने की कोशिश की, बात करने की, माहौल सामान्य करने की, लेकिन विक्रम के होंठ जैसे सील दिए गए थे। वे अब जरूरी सवालों के जवाब भी सिर्फ सिर हिलाकर देते। प्रिया को अब एहसास होने लगा कि उसने माँ को घर से बाहर निकालकर शायद विक्रम के दिल से अपने लिए जगह भी हमेशा के लिए खो दी। वो घर जिसे वो स्वर्ग बनाना चाहती थी, अब एक आलीशान जेल बन गया था, जहाँ सुख सुविधाएं तो थीं, लेकिन रिश्तों की गर्माहट कहीं गायब हो चुकी थी। प्रिया को धीरे धीरे ये कड़वा एहसास होने लगा कि जिस स्वर्ग की कल्पना उसने माँ को घर से बाहर निकालकर की थी, वो दरअसल एक बेजान खंडहर बन चुका है। वो घर की मालकिन तो बन गई थी, पर उस घर की रूह विक्रम की खामोशी के साथ कहीं दफन हो गई थी। विक्रम अब उसके साथ होकर भी साथ नहीं था। हर सुबह सूरज निकलते ही विक्रम चुपचाप घर से निकल जाते। उनका एक नियम बन गया था कि काम पर जाने से पहले वो वृद्धाश्रम की चौखट पर जरूर जाते, जहाँ उनकी ममता का आंचल कैद था। वे माँ की धुंधली आंखों में अपनी माफी ढूंढते और फिर भारी मन से काम पर लौट जाते। उधर वृद्धाश्रम की तंग दीवारों और अपनों से बिछड़ने के गम ने सरोज के शरीर को भीतर ही भीतर खोखला कर दिया था। वो घर की नींव जो सबको थामे रखती थी, अब खुद ढहने लगी थी। सरोज अचानक बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। आश्रम के कर्मचारी और वहां रहने वाले अन्य बुजुर्ग उनकी हालत देखकर व्याकुल हो उठे। डॉक्टर बार बार विक्रम को बुलाने की सलाह देते, लेकिन सरोज के भीतर की ममता अब भी अटल थी। उन्होंने हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर सबको मना कर दिया। मेरे लाल को मत बुलाना, वो बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी संभाल रहा है। अगर उसे मेरी इस हालत का पता चला तो वो फिर से टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी उसके बसे बसाए घर में फिर से कोई तूफान खड़ा करे। वो खुश रहे, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है। ममता की उस मूरत ने अपनी असहनीय पीड़ा को भी एक मुस्कान के पीछे छिपा लिया, ताकि उनके बेटे के जीवन में कोई अंधेरा न आए। विक्रम बेखबर थे कि जिस जड़ से वे शक्ति लेने हर सुबह आते थे, वो जड़ अब मिट्टी छोड़ने की तैयारी कर रही थी। वृद्धाश्रम के डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद जब सरोज की हालत गिरती ही गई, उन्हें शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। वहां जब गहन जांच हुई और रिपोर्ट सामने आई तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बीमारी कोई मामूली कमजोरी नहीं, बल्कि जानलेवा कैंसर थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि सरोज पिछले 2 वर्षों से इस असहनीय पीड़ा को अपने भीतर दबाए बैठी थीं। उन्होंने न जाने कितनी बार दर्द की लहरों को मुस्कुराकर पी लिया होगा, ताकि उनके बेटे की दुनिया में कोई खलल न पड़े। उधर घर में प्रिया का हृदय परिवर्तन होने के बजाय उसकी नफरत और अधिक हिंसक हो गई थी। विक्रम का हर सुबह माँ से मिलने जाना उसे अपने अहंकार की हार लगता था। वो विक्रम को वहां जाने से रोकने के लिए आए दिन तमाशे करती। क्या जरूरत है रोज रोज वहां मत्था टेकने की? जब उन्हें रहने के लिए सारी सुविधाएं दे दी हैं, तो फिर ये रोज का नाटक क्यों? प्रिया के ये कड़वे शब्द विक्रम को और भी ज्यादा मानसिक तनाव में डाल देते। धीरे धीरे काम का बढ़ता दबाव और प्रिया की रोज रोज की चिकचिक ने विक्रम को तोड़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने अनचाहे ही माँ के पास जाना कम कर दिया। उन्हें लगा कि माँ शायद बुढ़ापे की मामूली बीमारियों से जूझ रही हैं। उन्हें सपने में भी आभास नहीं था कि उनकी माँ की देह को कैंसर जैसा काल भीतर ही भीतर खा रहा है।
सरोज की तबीयत पल पल बिगड़ रही थी। उनके पास अब समय बहुत कम था और उनकी अंतिम आस केवल अपने बेटे का चेहरा देखने की थी। लेकिन घर के क्लेश और अपनी अज्ञानता के कारण विक्रम उस भयावह सच से कोसों दूर थे जो उनकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाला था। विक्रम अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे थे, पर उनका मन बेचैन था। उन्होंने सोचा कि जाने से पहले माँ का आशीर्वाद ले लूं, लेकिन जैसे ही वे वृद्धाश्रम पहुंचे, वहां का सन्नाटा उन्हें डराने लगा। माँ अपने बिस्तर पर नहीं थीं। व्याकुल होकर जब उन्होंने आश्रम के कर्मचारियों से पूछा तो पता चला कि उनकी हालत नाजुक है और वे शहर के अस्पताल में भर्ती हैं। विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे पागलों की तरह अस्पताल की ओर भागे। जब वे वार्ड में पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई। उनकी ममतामयी माँ, जो कभी घर की रौनक हुआ करती थी, आज सफेद चादरों के बीच नली और मशीनों के सहारे बेजान पड़ी थीं। दवाइयों के भारी नशे और असहनीय दर्द के कारण उनकी आंखें तो खुली थीं, पर वे अपने लाडले विक्रम को पहचान भी नहीं पा रही थीं। तभी डॉक्टर ने विक्रम को केबिन में बुलाया और वो खौफनाक सच उजागर किया जिसने विक्रम की रूह कंपा दी। मिस्टर विक्रम, आपकी माँ को अंतिम चरण का कैंसर है। वे पिछले 2 सालों से इसे झेल रही हैं। अफसोस कि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। डॉक्टर की आवाज़ विक्रम के कानों में किसी धमाके जैसी गूंजी। डॉक्टर ने आगे कहा, ये एक ऐसी जटिल बीमारी है जिसका पूर्ण इलाज केवल कुछ विकसित देशों में ही संभव है और उसके लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है। पर आपकी माँ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब इलाज से ज्यादा उन्हें अपनों की जरूरत है। डॉक्टर ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए एक ऐसी सलाह दी जो विक्रम के लिए किसी प्रायश्चित से कम नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी के ये आखिरी कुछ दिन सुकून से गुजरें, तो इन्हें आज ही अपने घर ले जाइए। सच तो यह है कि अपने घर और अपनों से दूर होने के गम ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया है। आपकी देखरेख और घर की आबोहवा ही उनकी इस मुश्किल राह को थोड़ा आसान बना सकती है। कल शाम तक हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आप इन्हें ले जा सकते हैं। विक्रम भारी कदमों से अस्पताल से बाहर निकले। उनका मन विचारों का बवंडर था। उन्हें एहसास हुआ कि जिस प्रिया की जिद के आगे झुककर उन्होंने माँ को बेघर किया था, उसी घर को माँ की सांसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वे अपनी माँ को उनके अपने घर वापस लेकर आएंगे। पर क्या प्रिया इस मरती हुई माँ को स्वीकार करेगी? इसी उधेड़ बुन में वे घर की ओर चल पड़े। विक्रम जब घर पहुंचे तो उनका मन भारी था और हाथ कांप रहे थे। उन्होंने देखा कि प्रिया किचन में रात का खाना बना रही है। बर्तन टकराने की आवाजें आ रही थीं जो घर की कृत्रिम सामान्यता को दर्शा रही थीं। प्रिया ने पलटकर देखा और रूखे स्वर में पूछा, आ गए आप? ठीक तो हैं? विक्रम ने एक लंबी और दर्द भरी सांस ली और बोले, नहीं प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आज मैं माँ से मिलकर आया हूँ और जो सच मुझे पता चला है उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। माँ को कैंसर है प्रिया, और डॉक्टर ने कहा है कि वे अब अंतिम अवस्था में हैं। उनके पास अब महज 1-2 दिन। प्रिया के हाथ पल भर के लिए ठिठक गए, पर वो चुप रही। विक्रम ने आगे बढ़कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, डॉक्टर का कहना है कि अगर हम उन्हें उनके अपने घर ले आएं तो उनके आखिरी पल थोड़े आसान हो जाएंगे। प्रिया, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या हम उन्हें इस आखिरी बार घर ले आएं? बस ये एक बार मेरी बात मान लो। इसके बदले तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। कभी तुम्हारी किसी बात को नहीं टालूंगा। प्लीज़ प्रिया, एक मरती हुई माँ को उसके घर की छत नसीब होने दो। विक्रम को लगा था कि प्रिया फिर से कोई बड़ा हंगामा खड़ा करेगी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। प्रिया ने विक्रम की आंखों में छिपी अथाह पीड़ा को देखा और शायद आराध्या के भविष्य या अपने भीतर बची थोड़ी सी मानवता के कारण उसका स्वर नरम पड़ गया। वो धीमी आवाज में बोली, ठीक है विक्रम, अगर आप यही चाहते हैं तो ले आइए उन्हें, पर याद रखिएगा इसके बाद आप मेरी कभी कोई बात नहीं टालेंगे। विक्रम के कानों को अपनी ही पत्नी की आवाज़ पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें गहरा अचरज हुआ कि जो प्रिया अब तक पत्थर बनी बैठी थी वो इतनी आसानी से कैसे मान गई। क्या ये माँ की दुआओं का असर था या प्रिया के मन में छिपे किसी पछतावे की आहट? खैर, कारण जो भी हो, विक्रम ने राहत की एक गहरी सांस ली और मन ही मन ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उन्हें लगा जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। अब उन्हें बस कल शाम का इंतजार था, जब वे अपनी माँ को फिर से उनके अपने आंगन में वापस ला पाएंगे।
उस रात विक्रम की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, पर यह जागना पिछली रातों जैसा बोझिल नहीं था। वो तो बस उस पहली किरण का इंतजार कर रहे थे जो उनकी मां को वापस उनके अपने घर लेकर आएगी। जैसे ही भोर हुई, विक्रम एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी नन्ही आराध्या को तैयार किया, क्योंकि वे जानते थे कि मां की डूबती सांसों के लिए आराध्या की आवाज़ किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। आज विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मां के घर लौटने की खुशी में वे अपने सारे पुराने घाव, प्रिया के साथ हुए क्लेश और अपनी लाचारी को पूरी तरह भूल चुके थे। उन्हें बस इतना याद था कि आज वे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, अपनी मां को वापस ला रहे हैं। वे इस खुशी में इतने सराबोर थे कि उनके मन के किसी कोने में भी ये ख्याल नहीं आया कि ये मिलन कितना छोटा होने वाला है। वे इस कड़वी हकीकत को पूरी तरह भुला बैठे थे कि जिस मां को वे आज घर ला रहे हैं, वे दरअसल उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने की दहलीज पर खड़ी हैं। वे तो बस उन यादों को फिर से जीने का सपना देख रहे थे जो इस घर की दीवारों में कहीं खो गई थीं। आराध्या का हाथ थामे ढेर सारे फलों और उम्मीदों के साथ विक्रम अस्पताल की ओर बढ़े। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे मां को नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया को फिर से समेटने जा रहे हैं। पर नियति के क्रूर हाथों ने उनके लिए क्या लिख रखा था, इससे वे पूरी तरह अनजान थे। ये अध्याय मां के बलिदान की गहराई को दर्शाता है, जहां एक मां ने अपने बेटे की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और बेटा उस बलिदान को समझते हुए भी उसे रोक नहीं पाया। घर अब एक नई उम्मीद के साथ सांस ले रहा था, लेकिन वो उम्मीद कितनी नाजुक थी, ये अभी कोई नहीं जानता था। विक्रम अस्पताल के गलियारे में तेज कदमों से बढ़ रहे थे। आराध्या उनका हाथ थामे चल रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां विक्रम की हथेली में कसकर जकड़ी हुई थीं, जैसे उसे पता था कि आज का दिन बहुत खास है। पापा, हम दादी माँ को घर ले जा रहे हैं ना? आराध्या ने उत्साह से पूछा। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, आज दादी घर आएंगी, वे बहुत खुश होंगी। तुम्हें देखकर उनकी सारी बीमारी भाग जाएगी। आराध्या का चेहरा खिल उठा। वो दौड़ने लगी। चलिए जल्दी चलिए, दादी इंतजार कर रही होंगी। विक्रम का दिल तेज धड़क रहा था। वे सोच रहे थे कि माँ को देखते ही क्या कहेंगे, कैसे माफ़ी मांगेंगे, कैसे बताएंगे कि अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था कि घर की हवा, अपनों का साथ माँ की हालत में सुधार ला सकता है। विक्रम को लग रहा था कि आज वे अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। आज वे माँ को वो घर लौटा रहे हैं जिसे उन्होंने कभी छोड़ना नहीं चाहा था। अस्पताल के वार्ड के पास पहुंचते ही विक्रम का मन अचानक बेचैन हो गया। गलियारे में एक अजीब सी खामोशी थी। नर्सें चुपचाप चल रही थीं। डॉक्टरों की आवाज़ें दूर से आ रही थीं। विक्रम ने आराध्या का हाथ और कसकर थामा और कमरे की ओर बढ़े। दरवाज़ा खुला और अंदर का नज़ारा देखकर विक्रम की सांस रुक गई। बिस्तर पर सफ़ेद चादर ढकी हुई थी और उसके नीचे एक शांत शरीर पड़ा हुआ था। विक्रम के हाथ से फलों का थैला जमीन पर बिखर कर गिर गया। सेब, संतरे सब इधर उधर लुढ़क गए। आराध्या ने पहले समझा नहीं, फिर उसने चादर को देखा और छोटी सी आवाज़ में कहा, दादी माँ। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे लड़खड़ाकर बिस्तर के पास पहुंचे, चादर को हटाया और माँ का ठंडा चेहरा देखा। माँ की आंखें बंद थीं, होंठ पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वे आखिरी पल में भी मुस्कुराकर सो गई हों। विक्रम घुटनों के बल बैठ गए और माँ के पैरों को छूकर रोने लगे। माँ, माँ, क्या ये सच है? आप चली गईं? आपने वादा किया था कि कल घर आएंगी। आपने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। विक्रम की आवाज़ फूट फूट कर निकल रही थी। आराध्या बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो धीरे धीरे माँ के हाथ को हिला रही थी। दादी माँ, उठिए ना, हम आपको घर ले जा रहे हैं। उठिए ना दादी। आराध्या की आवाज़ में डर था। वो समझ नहीं पा रही थी कि दादी क्यों नहीं उठ रही हैं, क्यों उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तभी डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर विक्रम, हमें बहुत खेद है। कल रात अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। तेज खांसी का दौरा पड़ा और खांसी के साथ भारी रक्तस्राव होने लगा। कैंसर उनके फेफड़ों तक फैल चुका था। हम कुछ कर पाते उससे पहले ही उनकी सांसें उखड़ गईं। उन्होंने आखिरी वक्त में भी बस आपका और आराध्या का नाम लिया था। विक्रम का शरीर कांप रहा था। वे माँ के पैरों से लिपटे रो रहे थे। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने 2 साल से ये दर्द झेला और मुझे कुछ नहीं कहा। आपने मुस्कुराकर सब सह लिया ताकि मैं टूट ना जाऊं। आपने मेरे लिए इतना किया और मैंने आपको घर से निकाल दिया। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मैंने आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। विक्रम की सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। आराध्या अब लो रही थी। वो दादी के हाथ को पकड़े हुए थी। दादी माँ, आप उठिए ना। आपने कहा था कि मेरे साथ खेलेंगी।
आपने कहा था कि मेरे लिए कहानियां सुनाएंगी, उठिए ना दादी। डॉक्टर ने धीरे से कहा। वे अब नहीं उठेंगी बच्ची, वे चली गई हैं। आराध्या ने डॉक्टर की ओर देखा। नहीं, दादी सो रही हैं, वे थक गई हैं बस। आराध्या रोते रोते दादी के सीने से लिपट गई। दादी, आप सो मत जाइए, मैं आपको पकौड़े लाऊंगी, गरम गरम पकौड़े, आप खाइए ना। विक्रम ने आराध्या को गोद में उठाया, लेकिन उनकी अपनी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वे माँ के माथे पर हाथ फेर रहे थे। माँ, आपने कहा था कि वृद्धाश्रम में सुविधाएं हैं, नर्सें हैं, डॉक्टर हैं। आपने कहा था कि मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आप इतनी जल्दी चली जाएंगी। आपने ये नहीं कहा कि मैं आपको आखिरी बार घर नहीं ला पाऊंगा। विक्रम का मन अपराध बोध से भर गया था। वे सोच रहे थे कि अगर उन्होंने प्रिया की जिद के आगे न झुके होते, अगर उन्होंने माँ को घर से न निकाला होता, अगर उन्होंने पहले ही माँ की बीमारी का पता लगा लिया होता, तो शायद आज ये दिन न आता। डॉक्टर ने कहा कि माँ ने बहुत दर्द सहा था, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। वे हर बार मुस्कुराकर कहती थीं कि मेरा बेटा खुश रहे, बस यही काफ़ी है। विक्रम को लग रहा था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप यही था कि उन्होंने माँ को अपनों से दूर किया था। वे रोते हुए माँ के पैर छू रहे थे। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया, मैंने आपकी इज्जत नहीं रखी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। माँ, आप उठिए और मुझे डांटिए, मुझे कहिए कि मैं गलत था, मुझे सजा दीजिए, लेकिन उठिए ना। विक्रम की आवाज़ गले में अटक रही थी। आराध्या अब चुपचाप रो रही थी। उसने दादी का हाथ अपने गाल पर रखा और कहा, दादी, आप ठंडी क्यों हो गई हैं? आपकी हथेली पहले गर्म थी ना? आराध्या की मासूमियत देखकर नर्सों की आंखें भी नम हो गईं। एक नर्स ने आराध्या के सिर पर हाथ फेरा। बच्ची, तुम्हारी दादी अब बहुत दूर चली गई हैं, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दिल में। विक्रम ने आराध्या को गोद में उठाया और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, दादी अब हमारे दिल में रहेंगी, वे हमें देख रही होंगी, वे हमें आशीर्वाद दे रही होंगी। लेकिन विक्रम का दिल टूट चुका था। उन्हें लग रहा था कि माँ के साथ उनकी जिंदगी की सारी खुशियां भी चली गई हैं। अस्पताल से निकलते वक्त विक्रम की आंखें सूजी हुई थीं। आराध्या चुपचाप उनके साथ चल रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर वार्ड की ओर देख रही थी, जैसे उम्मीद हो कि दादी अभी भी उठकर आएंगी। घर पहुंचते ही विक्रम ने माँ की तस्वीर को देखा और फिर रो पड़े। घर अब पहले से ज्यादा खाली लग रहा था। माँ के कमरे की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। प्रिया किचन में थी, लेकिन वो भी चुप थी। उसे पता चल चुका था कि माँ नहीं रही। प्रिया के मन में एक अजीब सी खालीपन था। वो सोच रही थी कि क्या उसकी जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया? क्या उसकी नफरत ने एक माँ को मार डाला? प्रिया ने विक्रम से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना बनाने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रात हुई। आराध्या सो नहीं पा रही थी। वो बार बार दादी के कमरे की ओर देखती और रोती। विक्रम उसे गोद में लेकर बैठे थे। बेटा, दादी अब स्वर्ग में हैं, वे हमें देख रही हैं, वे हमें दुआएं दे रही हैं। आराध्या ने सिसकते हुए कहा, पापा, दादी ने कहा था कि वे कभी नहीं जाएंगी, उन्होंने वादा किया था। विक्रम का दिल फिर टूट गया। हाँ बेटा, उन्होंने वादा किया था, लेकिन कभी कभी वादे पूरे नहीं हो पाते। दादी ने हमें बहुत प्यार किया था, अब हम उन्हें याद करके खुश रहेंगे। हम उनके लिए अच्छे बच्चे बनेंगे, हम उनके नाम की दुआएं देंगे। आराध्या ने सिर हिलाया, लेकिन आंसू नहीं रुके। रात गहरी हो गई। घर में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और आराध्या की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। विक्रम बालकनी पर बैठे थे। वे माँ की याद में खोए हुए थे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे माँ ने उन्हें गोद में उठाकर सुलाया था, कैसे माँ ने उनकी हर छोटी बड़ी समस्या सुलझाई थी, कैसे माँ ने प्रिया की हर जिद को सहन किया था और कभी शिकायत नहीं की। विक्रम सोच रहे थे कि माँ ने 2 साल तक कैंसर सहा और कभी मुझे नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि मेरा घर फिर उजड़े। क्यों? क्योंकि वे मेरी खुशी चाहती थीं और मैंने उनकी खुशी छीन ली। मैंने उन्हें घर से निकाल दिया, मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। विक्रम का पछतावा अब हद से ज्यादा हो चुका था। वे रोते हुए माँ की तस्वीर को देख रहे थे। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया, मैंने आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की, मैंने आपको घर की छत तक नहीं दे पाया। विक्रम की सिसकियां रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। प्रिया कमरे में खड़ी सब सुन रही थी। उसके मन में भी अब अपराध बोध था। वे सोच रही थी कि क्या मेरी वजह से सब हुआ? क्या मेरी नफरत ने एक माँ की जान ली? क्या मेरी जिद ने इस घर को बर्बाद कर दिया? प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। बस वो खड़ी थी और सोच रही थी कि अब क्या होगा, अब ये घर कैसे बचेगा। अब विक्रम मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, अब आराध्या मुझे कभी माँ नहीं कहेगी। प्रिया ने धीरे से विक्रम के पास जाकर कहा, विक्रम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। विक्रम ने उसकी ओर नहीं देखा,
बस चुपचाप बैठे रहे। प्रिया ने फिर कहा, मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं सच में पछता रही हूँ। मैंने माँ को बहुत दुख दिया, मैंने आपको बहुत दुख दिया, मैंने आराध्या को भी दुख दिया। विक्रम ने धीरे से कहा, प्रिया, अब कहने से क्या फ़ायदा, माँ चली गई, वे कभी वापस नहीं आएंगी। प्रिया रो पड़ी। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर उनके नाम का कुछ करें, उनके लिए कुछ अच्छा करें। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, हम उनके नाम की दुआएं देंगे, हम उनके लिए अच्छे इंसान बनेंगे, हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। प्रिया चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात बीत गई, सुबह हुई, लेकिन घर में कोई उत्साह नहीं था। आराध्या स्कूल नहीं गई, वो माँ की तस्वीर के पास बैठी थी और बातें कर रही थी। दादी, आप स्वर्ग में हैं ना, आप वहाँ खुश हैं ना, आप मुझे देख रही हैं ना, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगी। विक्रम ने उसे देखा और आंसू पोंछ लिए। हाँ बेटा, दादी तुम्हें देख रही हैं और बहुत खुश हैं। आराध्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। दादी को पकौड़े बहुत पसंद थे ना, अगली बार मैं दादी के नाम से पकौड़े बनाऊंगी और दादी को याद करके खाऊंगी। विक्रम ने उसे गले लगाया। हाँ बेटा, हम दादी के नाम से बहुत कुछ करेंगे, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। घर में अब एक नई खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में माँ की यादें थीं, माँ की ममता थी, माँ का आशीर्वाद था। विक्रम रोज माँ की तस्वीर के सामने बैठते और बातें करते। माँ, आज आराध्या ने अच्छे नंबर लाए हैं। माँ, आज प्रिया ने आपके लिए मिठाई बनाई है। माँ, आप हमें माफ़ कर दो, हम सब आपको बहुत याद करते हैं। प्रिया भी अब बदल रही थी। वो रोज़ माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाती और दुआ मांगती। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन अब मैं अच्छी बनूंगी, मैं आराध्या को अच्छी माँ बनूंगी, मैं विक्रम को खुश रखूंगी। माँ, आप हमें आशीर्वाद दो। लेकिन माँ अब कभी जवाब नहीं देती थी, सिर्फ उनकी तस्वीर मुस्कुराती रहती थी और घर में उनकी यादें जीवित रहती थीं। अंतिम सांसों की ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन माँ की ममता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती थी। वो हमेशा जीवित रहती थी, दिलों में, यादों में और दुआओं में। ये घर अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन माँ की यादों से भरा हुआ था। और शायद यही माँ की आखिरी जीत थी कि उनकी यादें घर को जोड़े रखेंगी हमेशा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।